नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपोर्टर 24 और आपके साथ मैं हूं कार्तिक साहू। आज हम एक ऐसे शख्स के पास पहुंचे हैं जो कहीं न कहीं छत्तीसगढ़ की राजनीति के केंद्र बिंदु बने हुए थे। अभी भी केंद्र बिंदु बने हुए हैं। भारतीय जनता युवा मोर्चा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कहूँ, रवि भगत जी, उनके निवास पर पहुँचा हूँ। और आइए, रवि भैया टहल रहे हैं। कैसे हैं? इस खूबसूरती में यहाँ रहना, यहाँ से ऊर्जा लेके पूरे प्रदेश में घूमना कैसा अनुभव रहता है? देखिए, हम लोग भाग्यशाली हैं कि गाँव में रहने का अवसर मिला, वो भी लेलूँगा जैसा स्थान। लेलूँगा अपने आप में स्वर्ग है, जिस संत गहिरा गुरु जी की जन्मभूमि है और वनांचल है, इसलिए यहाँ की हरियाली का बात ही अलग है। निश्चित ही प्रकृति के साथ रहने से एक अलग ऊर्जा मिलता है और उसी का आप सबके सामने जो है। रवि जी, हमने कुछ दिन पहले एक तस्वीर देखी। आपने चूंकि आप प्रदेश अध्यक्ष थे युवा मोर्चा के, आपने शपथ ग्रहण में भी आप शिरकत हुए, शामिल हुए और वहाँ पर मैंने देखा कि बहुत खूबसूरती से आपने प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी, ये आपके फोटो में झलक रहा था। अब चूंकि एक विवाद की स्थिति में प्रदेश अध्यक्ष आ गए हैं, चूंकि ये आप जो चल रही स्थिति उससे भी आप वाकिफ है, क्या कहेंगे उसके लिए? जो जो माहौल बना है, आखिर क्या लग रहा है आपको? देखिए, ये जो युवा मोर्चा में प्रदेश अध्यक्ष के दायित्व का कार्यभार देना है, ये परंपरा है और मुझे लगता है कि मुझे ही नहीं, जो युवा मोर्चा का अध्यक्ष बनेगा उसको उस परंपरा का निर्वहन करना पड़ेगा। और अभी जो वर्तमान में जो विषय चल रहा है, उस विषय पर कल हमारे युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारे विषयों को तथ्यात्मक रूप से रखा है और उस पर कितनी सच्चाई है, क्या है, मैं बस बहुत उसके गहराई तक नहीं गया हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि ऐसे विषय जितने जल्दी उसकी सच्चाई सामने आए, वो समाज के लिए अच्छा रहेगा। कांग्रेस शासनकाल में आपको प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, राष्ट्रीय महामंत्री भी रहे। अब चूंकि आप सरकार में, चूंकि बीजेपी की सरकार भी है, लेकिन आप अभी इस समय कोई दायित्व में नहीं नजर आ रहे हैं, फ्री नजर आ रहे हैं। क्या लग रहा है? क्या एक्सपेक्टेशन आपके हैं, या बीजेपी को क्या करना चाहिए जो आपकी उपयोगिता के हिसाब से, चूंकि विपक्ष में आपकी उपयोगिता हुई है, अब क्या लग रहा है आपको? देखिए, सबसे पहले तो राष्ट्रीय महामंत्री नहीं, राष्ट्रीय मंत्री था। थोड़ा सा मैं उसको सुधार देता हूँ। और संगठन के कार्य की अलग अलग रचना है। विपक्ष के समय एक जिम्मेदारी मिली, उसका निर्वहन युवा मोर्चा के साथियों के साथ बड़े मजबूती से। लोगों को लग रहा था कि भूपेश बघेल की सरकार को उखाड़ के फेंकना बहुत मुश्किल है, लेकिन हमारे युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं ने धरातल पर लड़ाई लड़ी और संगठन की जो योजना बनी उसको जनता तक ले जाने में हमारे युवा मोर्चा कार्यकर्ता सफल हुए। चाहे पीएससी का भ्रष्टाचार के विषय को लेकर गांव में समझाने में हम सफल हुए। महतारी वंदन योजना का लाभ कैसे मिलेगा, ये युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं ने बखूबी से माता बहनों को इस विषय को बताया। और छत्तीसगढ़ में शराबबंदी के वादे के साथ आई सरकार क्या कर रही, इन चीज़ों को हमारे कार्यकर्ताओं ने ज़मीन तक पहुंचाया और उसका लाभ मिला, सरकार बनी। वर्तमान स्थिति में संगठन मेरी उपयोगिता कहीं ना कहीं सोच रही होगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में एक कहावत है कि जंगल की हर वनस्पति कोई ना कोई औषधि है और हर व्यक्ति गुणवान है। उसकी जहाँ जैसी उपयोगिता होती है, संगठन उसका उपयोग करेगा और निश्चित ही संगठन मेरे बारे में कुछ न कुछ योजना बना के कुछ उसकी भूमिका तय करेगा। वरना अन्यथा मुझे लगता है कि मैं जिस काम को शुरू से बड़े जज्बे के साथ करते आया हूँ, जनजातीय क्षेत्र के युवाओं को आगे बढ़ाने का काम हो, चाहे धर्मांतरण को रोकने के लिए मुखर होके लड़ने का काम हो, उन काम को मैं क्षेत्र में करता रहूँगा। मेरी प्राथमिकता है कि मेरे लेलूँगा की माटी का सम्मान बढ़ना चाहिए, जहाँ मेरा जन्म हुआ, जिस मिट्टी पे मैं खेला बड़ा हूँ। अगर मेरे साथ साथ इस क्षेत्र का कोई युवा किसी भी फील्ड में, वो कला हो सकता है, संगीत हो सकता है, खेल हो सकता है, शिक्षा के क्षेत्र में हो सकता है, लेलूँगा का लाल का लेलूँगा की बेटियाँ कहीं अगर बड़ा नाम करती हैं तो उसमें मुझे संतुष्टि मिलेगा, उस क्षेत्र में लगूंगा। अभी मेरे टीम के साथ, मेरे साथियों के साथ उसकी योजना बना रहा हूँ कि लेलूँगा का सम्मान बढ़ाने में हमारी क्या भूमिका हो सकती है। कुछ समय पहले एक विवाद की भी स्थिति बनी, डीएमएफ फंड को लेकर के आपके विचार पूरे प्रदेश में हमने देखा, अलग अलग जगहों पर आपके विचारों से हलचलें जरूर बढ़ गई थी। अभी आपका क्या स्टैंड है? चूंकि आप क्या सोच रहे हैं इस विषय पर, और अभी हुआ वो तो बीत गया, अब क्या आपका स्टैंड है इस विषय पर? देखिए, डीएमएफ विवाद का विषय नहीं है। डीएमएफ प्रभावित क्षेत्र के लोगों के अधिकार का विषय है। मुझे लगता है इसको विवाद कहना ही नहीं चाहिए। जो खनन प्रभावित क्षेत्र में जिन ग्रामीणों का घर उजड़ता है,
लोगों को सामान्य दृष्टि से आप देखोगे तो उसका घर उजड़ता है, लेकिन उस गाँव से उसकी क्या यादें जुड़ी है, जिस पेड़ पे वो कभी खेलता था, जिस टीले में कहीं बैठ के दोस्तों के साथ गप्पे मारता था, जिस मंदिर पे कभी पूजा करने जाता था, मतलब वहाँ का कोई देवी स्थल होगा और उनके पुरखों के अस्थियाँ जहाँ गड़ी है, वो पूरा गाँव खनन में चले जाता है। हमको तो लगता है कि कोयला निकल रहा है, पैसा मिलेगा, देश का विकास होगा, लेकिन जिसकी यादें चली जाती है, जिसकी परंपराएँ सब चीज़ खत्म हो जाता है, वो उस दुःख को जान सकता है। उसी की भरपाई कह सकते हैं। इसके लिए केंद्र सरकार की एक अच्छी योजना बनी डीएमएफ के माध्यम से। आप सभी जी उसको ज़्यादा और अच्छे से जानते हैं कि प्रभावित क्षेत्र के लोगों को एक उसका भरपाई देने के उद्देश्य से कि एक निश्चित राशि उस प्रभावित क्षेत्र में खर्चा होगा। हमने बस उसी बात को लेकर बातचीत की है और उस विषय को लेकर या तो ये कहेंगे कि सिस्टम से जाके आउट ऑफ द वे मैंने कहा है। मैं ये भी उस बात को मैं स्वीकार करता हूँ कि मुझे सोशल मीडिया के माध्यम से नहीं किसी और माध्यम से जाना था, लेकिन तत्कालिक मुझे जो समझ में आया मैंने उस विषय को उस समय किया। वर्तमान में केंद्र सरकार की नीति अपने स्थान पे है ही, मंत्रिमंडल का उस पर फैसला भी आ गया है, प्रस्ताव आया है कि 70% राशि 25 किलोमीटर के दायरे में खर्च करना है। अब वो गाइडलाइन आने के बाद उसको हमारे कलेक्टर महोदय क्या कर रहे हैं इस पे हम सबकी नज़र है। और अभी तक रायगढ़ जिले की समिति नहीं बनी है, क्योंकि डीएमएफ की राशि को खर्च करने के लिए कहीं भी उसका उपयोग करने के लिए एक समिति बनती है, उस समिति के निर्णय के बाद उसको उपयोग किया जाता है। अब इंतजार है कि रायगढ़ के कलेक्टर उस समिति का गठन कब तक करेंगे और केंद्र सरकार की नीतियों का कितना पालन करेंगे और राज्य सरकार के मंत्रिमंडल के प्रस्ताव को धरातल पर कितना उतारेंगे। अब इसके लिए मैं फील्ड में जा रहा हूँ। कल मैंने भाजपा के कुछ वरिष्ठ नेताओं को मिलकर इसका ज्ञापन दिया, निवेदन किया कि नीति को लागू करना चाहिए और डीएम की समिति घोषणा होनी चाहिए। और उसके पश्चात मैं आज सांसद जी से मिलने जाने वाला था, संयोग से सांसद जी रायपुर चले गए हैं, तो फिर आपका आना हो, फिर आपसे बातचीत कर रहे हैं। लोगों को लगता है कि डीएमएफ की राशि मिलने से क्या होगा, डीएमएफ की राशि जब मिलेगी, क्षेत्र का विकास कार्य होगा, तो निर्माण कार्य होगा, तो अलग अलग उससे कोई सीमेंट देगा, कोई बालू देगा, कोई उसमें लेबर काम करेगा, कई प्रकार के लोग हैं। तो निश्चित ही कि करोड़ों रुपए की राशि क्षेत्र में सर्कुलेट होंगे, क्षेत्र में कहीं ना कहीं आदान प्रदान होगा, तो मुझे लगता है कि उस क्षेत्र के लोगों का इनकम बढ़ेगा। और आप कल्पना करिए, सरकार भाजपा की रहे, कांग्रेस की रहे, किसी भी की रहे, अगर 50-100 करोड़ अगर एक विधानसभा क्षेत्र को मिलेगा तो विधानसभा के क्षेत्र को लोगों को कहीं कोई तकलीफ का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसलिए मुझे लगता है कि डीएमएफ की राशि ईमानदारी पूर्वक प्रभावित क्षेत्र के लोगों को दे देना चाहिए। बस इतना सा मेरा उद्देश्य है। जीवन में 2 विषय को लेकर मैं काम कर रहा हूँ कि डीलिस्टिंग जो धर्मांतरण का विषय है उस विषय को लेकर काम करूंगा, और साथ में एक नया विषय जुड़ गया है डीएमएफ। इसलिए डीएमएफ का विषय को लेकर गंभीरता से काम करना पड़ रहा है कि क्योंकि खनन और उद्योग कल बंद नहीं होने वाले हैं, ये बरसों चलने वाले हैं। मुझे लगता है जो तमनार में भी, जो घरघोड़ा में भी कोयला खनन हो रहा है, आने वाले 10-20 साल में मेरे लेलुंगा तक भी आएगा और मेरे को लेलुंगा को भी प्रभाव पड़ेगा। इसलिए अगर इस विषय पर दृष्टि, कलेक्टर की नीयत एकदम स्पष्ट हो जाए तो उसका लाभ बरसों तक मिलेगा। और मुझे लगता है कि जिस उद्देश्य से मैं राजनीति में आया हूँ कि क्षेत्र का भला होना चाहिए, मुझे लगता है उसमें एक बड़ा नींव का पत्थर साबित होगा। युवा मोर्चा में आप संघर्षरत रहे, सरकार आई, संघर्ष करते हुए सरकार में, चूंकि अब सरकार बीजेपी की है, इस सरकार के कामकाज को लेकर के क्या कहेंगे? संघर्ष के दौर के साथ ही आप रहे, आपने भी संघर्ष किया, युवा मोर्चा ने भी संघर्ष किया और सरकार बदली। कितने संतुष्ट हैं सरकार के कामकाजों से? देखिए, सरकार के काम से तो 100% संतुष्ट हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं पिछले सरकार का कार्यकाल कैसा रहा और अभी वर्तमान के सरकार का कार्यकाल कैसा है। अभी वर्तमान में हर दृष्टि को बहुत गंभीरता से, जिस प्रकार से पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की सोच रहती है कि अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक शासन की योजना पहुँचे, उस पर हमारे विभिन्न सारे विभाग के मंत्री काम कर रहे हैं। और मैं आपको उस बात को चरितार्थ करेंगे, इसकी गारंटी देता हूं कि हमने बनाया, हम ही संवारेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी के स्लोगन को हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, नेता, मंत्री सब लोग 100% धरातल पर उतारने के लिए बड़े कर्मठता से लगे हुए हैं। जनपद सदस्य और अब जिला पंचायत सदस्य आपकी धर्मपत्नी हैं, यहाँ क्षेत्रों में आप सक्रिय हैं जनप्रतिनिधि के तौर पे। क्या लग रहा है, क्या तैयारी है? मैं सीधा सवाल करूंगा आपसे, 2028 में क्या समीकरण बनते नजर आ रहे हैं? चूंकि अब स्थिति विधानसभा चुनाव की तैयारियों की शुरू हो गई है, क्या आपको लग रहा है, क्या रवि भगत 2028 में बीजेपी उनको अब अगर कोई पद नहीं देती, जिम्मेदारी नहीं देती, तो 2028 में लैलूंगा के प्रत्याशी होंगे? ऐसी कोई बात? देखिए,
चुनाव राजनीति में है तो लड़ने का इच्छा मन में रहता है, और कई बार सामाजिक काम करने के लिए एक जिम्मेदारी में रहेंगे तो उसका वजन अलग होता है। मैं चाहे इस क्षेत्र के शिक्षा के सुधार की विषय बात करूं, खेलकूद के सुधार की स्तर की सुधार की बात करूं, या रोजगार की बात करूं, तो मुझे लगता है कि उसमें एक जनप्रतिनिधि का होना एक बड़ी भूमिका निभाता है। इसलिए मुझे लगता है कि आने वाले समय में मैं वो पूरी संभावनाओं को तलाशूंगा, पूरा वो काम करूंगा जिससे भारतीय जनता पार्टी मुझे टिकट दे। इसके लिए मैं पूरा धरातल पे काम करूंगा। किसी कारण से समय परिस्थितियाँ नहीं होता है तो फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि लैलूंगा आने वाले चुनाव में मैं चुनाव लड़ूं, और लैलूंगा से विधायक बन के लैलूंगा के बातों को मजबूती के साथ रखूं। इसलिए क्योंकि वर्तमान में जो विधायक हैं वह डीएमएफ के विषय को सदन में रख नहीं पा रहे हैं। अगर वो डीएमएफ के विषय को सदन में रखते, सीएसआर के विषय को सदन में रखते, या उद्योग के कारण होने वाली बदहाली को अगर सदन में रखते, तो मुझे रवि भगत को बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ती। और इसी बात को अगर मैं सदन में रहते हुए बोलता तो लोग ये कहते कि देखो एक छोटे से गांव का आदिवासी युवा सदन में किस प्रकार अपने क्षेत्र की समस्या और डीएमएफ के अधिकार के लिए दहाड़ रहा है। आज मैं सदन में नहीं हूँ इसलिए बोल रहा हूँ, तो शायद मेरी उसको नकारात्मक भी लिया जा रहा है, उसके ऊपर मेरे को दोषारोपण भी किया जा रहा है। तो इसलिए मन की एक इच्छा है कि जहाँ नीति निर्धारण होते हैं, जहाँ क्षेत्र की भलाई की बात को उठाने में सुनी जाती है, जहाँ से उसका समाधान होता है, उस जगह पर अगर मैं बैठूंगा तो मुझे लगता है बड़ी मजबूती के साथ ले लूँगा के लिए कुछ कर पाऊँगा। आप जब प्रदेश अध्यक्ष नए बनाए गए, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी इस पर टिप्पणी की। उनका ये कहना है कि एक आदिवासी युवा को हटा दिया गया, बीजेपी इसी प्रकार की जो है, चूँकि आपके पद से हटाए जाने पर उन्होंने एक अपनी प्रतिक्रिया दी है, या बदलाव पर एक प्रतिक्रिया दी है, क्या कहेंगे उसके लिए? यही प्रतिक्रिया अगर भूपेश बघेल जी मुझे बनाए उस समय दिए होते तो मुझे लगता था कि वो मुझे नोटिस किए, मेरे शुभ चिंतक हैं। वो तो क्या बोलते हैं, दूसरे के चूल्हे में रोटी सेकने का काम करने वाला मामला है। और भूपेश बघेल को ना रवि भगत से मतलब है, ना भारतीय जनता पार्टी की कार्यप्रणाली से मतलब है। उनको तो एक अवसर चाहिए था बोलने के लिए, इसलिए वो बोल गए। मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा उनको कुछ नहीं, और ना उनको ये भी नहीं मालूम कि रवि भगत किस गतिविधि से चलता है, क्या करता है, उनको उससे कोई सरोकार नहीं है। उनके बेटे भी जेल में हैं, क्या कहेंगे उसके लिए, क्या टिप्पणी रहेगी? देखिए, वो न्यायिक प्रक्रिया है और उस पे एक बड़ा इल्ज़ाम लगा है, और उस पे कानून अपना काम कर रही है। मुझे लगता है कि भूपेश बघेल के बेटे नहीं, जो भ्रष्टाचार करते हैं, जिनके ऊपर इल्ज़ाम लगता है, ऐसे कार्रवाई होती है। सत्य सही रहेगा तो कार्रवाई होगी, और अगर उनके ऊपर दोष प्रमाणित नहीं होंगे तो वो कानून अपना काम करेगी, और मुझे लगता है कि कानून अपना काम कर रही है। ऐसा तो नहीं है रवि भैया कि कह दिए गए अपनी बातों को, सच्चाई को, यथार्थ जमीन की स्तर की बातों को, इसीलिए ये आपके साथ जो हुआ वो हुआ, कह दिए गए इसीलिए हुआ, क्या क्या लग रहा है आपको? नहीं, देखिए बता रहा हूँ, इसमें संभावनाओं से कुछ भी कहा जा सकता है। देखिए, नई कारखानी बनेगी, नई कारखानी में मैंने व्यक्तिगत कहीं किसी से जाके बातचीत नहीं की थी कि भैया मुझे अगली कारखानी में ये बनाना, या कहीं से अंदेशा भी नहीं था कि रवि भगत को संगठन की क्या योजना है, मुझे उस पर बहुत ध्यान नहीं है, या उसकी जानकारी मैंने कहीं ली नहीं है। इसलिए ऐसा नहीं है कि मैंने डीएमएफ को उठाया इसलिए मुझे कारखानी से बाहर कर दिए, ऐसा कहीं पे कोई विषय नहीं है। डीएमएफ का विषय है, और डीएमएफ की बातों को, मेरी बातों को गंभीरता से लिया गया। तब मंत्रिमंडल में प्रस्ताव आया, या मंत्रिमंडल हो सकता है कि उस प्रस्ताव को लाने वाली थी, लेकिन मैंने उस विषय को कहा। उसके बाद मंत्रिमंडल में प्रस्ताव आया है, तो मैंने कोई गलत बात को तो नहीं कहा है। और गलत बात को अगर कहा, मैं अगर मेरी बातें गलत होती तो अभी तक मेरे निष्कासन का लेटर आ गया होता। मुझे अभी तक निष्कासन का कोई लेटर नहीं आया है, और मैंने जाके पार्टी के कार्यक्रम में कार्यभार भी दिया नए अध्यक्ष को, और उसके बाद भी अभी कार्यशाला हुई तो उसकी भी मुझे सूचना आई। मेरा तबीयत खराब था इसलिए मैं नहीं गया। लगातार आप जुड़े हुए हैं। लैलूंगा क्षेत्र की बात करें, पत्थलगांव और रायगढ़ तक की बात करें, चूँकि आपने पदयात्रा भी की थी सड़कों की बदहाली को लेकर के, अभी भी सड़कें बदहाली स्थिति में हैं, क्या लग रहा है, कैसे सरकार को काम करना चाहिए? देखिए, कोई भी सरकार है, मैं तो ये कहूँगा कि जैसे बरसात आती है ना, उससे पूर्व सड़कों की चिंता सरकार को करनी चाहिए। और मैंने इस बात को कई जगह चर्चा भी किया है, और मैं इस बात को रखूँगा भी। और साथ ही साथ जब हम पहले से उसकी योजना बनाएंगे तो होगा। और अभी सड़क पे आप जाएंगे तो अचानक से धर्मजयगढ़ का जो नेशनल हाईवे है वो बंद होने के कारण सारी बड़ी गाड़ियाँ इसी में आ रही है। इसके कारण भी बदहाली है। अब ये मैं नहीं कह सकता कि उस गाड़ी के अनुरूप सड़क को बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए, और नहीं बना है तो बनना चाहिए। और बीच में ज़मीन के मुआवजे के विषय को लेकर हमारे एक वकील साहब हैं, उन्होंने स्टे डाल रखा है, तो उसके कारण एक बड़ी समस्या हो रही है। साथ ही साथ मुझे एक बात पे बड़ा होता है, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा, ये जो जिला मुख्यालय में उद्घाटन और भूमि पूजन होता है, ये नहीं होना चाहिए।
जहाँ किसी निर्माण कार्य को करना है, भूमि पूजन का मतलब अर्थ होता है कि जिस गांव में जो बनना है उस भूमि का पूजन हो। अब उस भूमि पूजन का पत्थर हम जिला मुख्यालय में काट देंगे। किसी भवन का उद्घाटन होना है, वो भवन कैसा बना है, नहीं बना है, उस भवन का फीता रायगढ़ में कट जाएगा, फिर वहाँ से लाके पत्थर को लाके उस भवन पे चिपकाएंगे, चिपकाते समय कोई नहीं रहेगा। तो ये परंपरा को मुझे लगता है कि किसी भी सरकार को इस परंपरा को बंद करनी चाहिए। जब भूमि पूजन में जाएंगे, आप बड़े हमारे नेता नहीं जा पाएंगे तो छोटे जनप्रतिनिधि जाएंगे, जो सामान्य जनप्रतिनिधि, जनपद अध्यक्ष हैं, जनपद सदस्य हैं, जिला पंचायत है, वो जाएंगे तो वहाँ देखेंगे कि उस गाँव की और 4 समस्या क्या है। गाँव के लोग उनसे मिलेंगे, जुड़ेंगे, अपनी समस्या बताएंगे, सरकार की योजना का धरातल में पालन हो रहा है कि नहीं, उसकी लाभ मिल रहा है कि नहीं, ये भी बताएंगे। तो इसलिए मतलब भूमि पूजन जैसे काम, उद्घाटन जैसे काम को जहाँ भवन बनना है वहीं जाने देना चाहिए और क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों को उसका अवसर देना चाहिए। तो मुझे लगता है कि उसका लाभ मिलेगा। ये जिला में कई बार जब फीता काटा जाता है, जब उद्घाटन किया जाता है, तो ऐसे सड़कों का निर्माण में भ्रष्टाचार या भवन निर्माण में भ्रष्टाचार ऐसे होता है। इसको हर सरकार को चिंतन करना चाहिए कि धरातल पे जाके काम हो। एक अंतिम सवाल मेरा, कितने संतुष्ट हैं, चूँकि अब आदिवासी समाज से मुख्यमंत्री भी हैं, विष्णुदेव साय मुख्यमंत्री हैं, क्या कहेंगे उसके लिए? आप कितने संतुष्ट हैं आदिवासी समाज के से, कितना संतुष्ट हैं? देखिए, कई विषयों को जब कोई जिम्मेदारी दी जाती है तो उसका प्रतिफल कैसे मिलता है। जैसे विष्णुदेव साय जी के बनने से बैगा गुनिया ऐसे जो हैं उनको मानदेय तय हुआ। चक्रधर समारोह है, चक्रधर समारोह में कभी जनजाति समाज के नृत्य को स्थान बहुत नहीं मिलता था। विष्णुदेव साय जी मिले, बने तो उसके बाद जनजाति समाज के नृत्य को चक्रधर समारोह जैसे राष्ट्रीय मंच पे उसको स्थान मिला। आज जनजाति समाज के लोग सहजता से मुख्यमंत्री बंगले में जाने की हिम्मत करते हैं। नहीं तो इससे पहले जो नेता थे, हम जैसे लोग थे तो जाते थे, लेकिन आज सामान्य व्यक्ति भी वहाँ सहजता सरलता से जाता है। काम सरकार के बहुत बड़े होते हैं, उसमें 5 साल में कितने खरे उतरेंगे नहीं उतरेंगे, लेकिन आज जनजाति समाज के मन में एक आस जगी है कि जनजाति समाज का व्यक्ति अगर राजनीति में आता है, संघर्ष करता है तो उसको भी स्थान मिलेगा। और वहाँ से निकलने के बाद विभिन्न जनजाति समाज की गतिविधि कार्यक्रमों में जब सीएम साहब मांदर बजा रहे हैं तो उसको दुनिया देखती है कि जनजाति संस्कृति क्या है। नहीं तो मांदर बजाना मतलब सामान्य बात लगता था, लेकिन एक मुख्यमंत्री ही मांदर बजा रहा है तो ये दिखता है कि कितना बड़ा भी बन जाए व्यक्ति अपने जड़ से जुड़ा रहता है। ये जो सम्मान जनजाति समाज के विभिन्न रीति रिवाज परंपराओं को सीएम साहब के माध्यम से विश्व में पहचान मिल रहा है, देश में पहचान मिल रहा है, उससे जनजाति समाज को गर्व महसूस होता है। और मैं भी गर्व महसूस करता हूँ कि जनजाति समाज के व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया गया है और आज जनजाति समाज को भारतीय जनता पार्टी ने सम्मान दिया है। तो ये हमारे साथ रवि भगत जी हैं, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं युवा मोर्चा के। उनसे विभिन्न विषयों पर हमने बातचीत की है। आगामी समय में देखना होगा कि अब उनका क्या रुख रहेगा और क्या उनके साथ बीजेपी के ऐसे पद जुड़ते हैं जिससे वो जिम्मेदारियां जुड़ती है, ये भी अब देखने वाली बात रहेगी। कैमरामैन प्रकाश के साथ कार्तिक साहू, रिपोर्टर 24 लैलूंगा से।